नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर है सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। जी हां, एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन ने इंडिया गठबंधन के सुदर्शन रेड्डी को भारी अंतर से हराकर इतिहास रच दिया। इस जीत में क्रॉस वोटिंग का खेल, दक्षिण भारत की सियासत और विचारधारा की लड़ाई ने क्या क्या रंग दिखाए, आइए पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों की। मंगलवार को हुए मतदान में कुल 788 सांसदों में से 767 ने अपने वोट डाले, यानी 98.2% वोटिंग। एनडीए के सीपी राधाकृष्णन को मिले 452 वोट, जबकि इंडिया गठबंधन के सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट और 15 वोट अमान्य करार दिए गए। राधाकृष्णन ने 152 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की, लेकिन इस जीत में एक ट्विस्ट है। एनडीए के पास 427 सांसद थे और वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसदों के समर्थन के बाद कुल 438 वोट बनते थे। फिर भी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, यानी कम से कम 14 विपक्षी सांसदों ने एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। भाजपा का दावा है कि 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की और कुछ ने जानबूझकर अमान्य वोट डाले। विपक्ष ने दावा किया कि उनके 315 सांसद एकजुट हैं, लेकिन नतीजों ने उनकी एकजुटता पर सवाल उठा दिए। क्या यह विपक्ष की रणनीति में चूक थी या एनडीए की सियासी चाल ने बाजी मारी? अब आइए जानते हैं नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के बारे में। चंद्रपुरम पुन्नस्वामी राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु में हुआ। 16 साल की उम्र में वे आरएसएस से जुड़े और 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बने। राधाकृष्णन 1998 और 1999 में कोयम्बटूर से भाजपा के टिकट पर सांसद चुने गए। 1998 में उन्होंने 1.5 लाख वोटों से जीत हासिल की। वे एक बार केंद्रीय मंत्री बनने के बेहद करीब थे, लेकिन नाम में समानता के कारण गलती से पोन राधाकृष्णन को यह मौका मिल गया। फिर भी राधाकृष्णन ने बिना शिकायत के पार्टी के लिए काम जारी रखा। 2004 से 2007 तक वे तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष रहे और 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकाली, जिसमें नदियों को जोड़ने, आतंकवाद खत्म करने और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों को उठाया। 2020 से 2022 तक वे केरल में भाजपा के प्रभारी रहे। राधाकृष्णन की खासियत है कि तमिलनाडु में सभी दलों के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं। 2004 में वे संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे और कोच्चि के कोयर बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर भारत के कोयर निर्यात को 2532 करोड़ तक ले गए। सवाल उठता है कि भाजपा ने दक्षिण भारत से राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार क्यों बनाया? इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। तमिलनाडु में वोट शेयर बढ़ाने की रणनीति। 2026 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव है और 2021 में भाजपा का वोट शेयर सिर्फ 2.6% था और केवल 4 सीटें मिली थी। राधाकृष्णन जैसे मजबूत चेहरे के जरिए भाजपा दक्षिण में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है। केरल में खाता खोलने की उम्मीद। केरल में भी 2026 में विधानसभा चुनाव है और 2021 में भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति बनने से भाजपा को वहां भी सियासी लाभ की उम्मीद है, लेकिन इस चुनाव में विचारधारा की लड़ाई साफ दिखी। तमिलनाडु की डीएमके ने राधाकृष्णन को एक भी वोट नहीं दिया, भले ही वे तमिलनाडु से हैं। वहीं आंध्र प्रदेश की टीडीपी और वाईएसआरसीपी ने भी इंडिया गठबंधन के तेलुगु उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को वोट नहीं दिया। यह दिखाता है कि इस बार क्षेत्र या भाषा से ज्यादा विचारधारा ने वोट किया। चुनाव के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। हार के बाद सुदर्शन रेड्डी ने कहा, मैं लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया में विश्वास करता हूं और इस परिणाम को स्वीकार करता हूं। राधाकृष्णन जी को शुभकामनाएं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यह सिर्फ एक चुनाव नहीं, विचारधारा की लड़ाई थी। हमें उम्मीद है कि नए उपराष्ट्रपति संसदीय परंपराओं को बनाए रखने और विपक्ष को सम्मान देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राधाकृष्णन को बधाई देते हुए कहा, उनका जीवन समाज सेवा और गरीबों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा है। मुझे विश्वास है कि वे संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शुभकामनाएं दी और कहा कि राधाकृष्णन जी का अनुभव उनके राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान देगा। सीपी राधाकृष्णन की निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम श्रीमती आर सुमति है। उनके एक बेटा और एक बेटी है, लेकिन उनके बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। राधाकृष्णन का लंबा सार्वजनिक जीवन और आरएसएस से गहरा जुड़ाव उन्हें एक
मजबूत नेता बनाता है। अब उपराष्ट्रपति के तौर पर उनकी नई पारी क्या रंग लाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, ये थी सीपी राधाकृष्णन की जीत की पूरी कहानी। दक्षिण भारत में भाजपा की रणनीति, क्रॉस वोटिंग का खेल और विचारधारा की जंग ने इस चुनाव को खास बनाया। आप इस जीत के बारे में क्या सोचते हैं? क्या राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के तौर पर नई मिसाल कायम करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं संजय सिंह महान आपसे फिर मिलूंगा एक और नई विस्तृत रिपोर्ट के साथ।